दोस्तों, आपका वेलकम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जम के पढ़ेंगे और कुछ बन कर दिखलाएँगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं अध्याय 1 भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। भारतीय संविधान की शुरुआत के पीछे क्या कहानी रही और कैसे हमारा संविधान अस्तित्व में आया। तो पहले जान लेते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है। किसी भी देश का संविधान क्या होती है? किसी भी देश का संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके गाइडलाइन मार्गदर्शन पर उस देश की शासन व्यवस्था शासन प्रणाली चलती है। अब भारत की बात करें तो भारत के संवैधानिक विकास दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास और दूसरा, इंग्लैंड के राजा के शासन के अधीन संवैधानिक विकास। अब आगे चर्चा करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस तरह आई। तो बात उस समय की है जब बहुत सारे यूरोपीय देश के कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए प्रवेश किए। इनके देखा देखी इंग्लैंड की एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका नाम है, उन्होंने अपने रानी, उस समय एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी, उनसे एक आदेश, शाही आदेश लिया और उस शाही आदेश को लेकर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में समुद्री मार्ग से वे लोग भारत आए। यह जो आदेश था वह 15 वर्षों तक भारत में व्यापार करने का आदेश इसमें दिया गया था। और जो एक कंपनी आई उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। उसमें कुल 217 भागीदार थे। 17 व्यक्तियों का उसमें पार्टनरशिप ही था। और इस कंपनी की कुल पूंजी उस समय 30,133 पाउंड था। जब यह कंपनी भारत आई और भारत में उस समय मुगल सम्राट जहांगीर थे, जहांगीर के दरबार में वे आए, जैसे कि फोटो दिख रहा है, और रानी का आदेश दिखा करके उनसे व्यापार करने की अनुमति मांगे और राजा द्वारा उनको व्यापार करने की अनुमति, भारत में व्यापार करने का आदेश प्राप्त कर लिया। और आदेश के बाद भारत में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। अब बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसका जितने भी प्रशासन की जिम्मेवारी, कंट्रोल करने की जिम्मेवारी, देख रेख की जिम्मेवारी एक गवर्नर और एक उप गवर्नर के साथ 24 व्यक्तियों की टीम हुआ करती थी, जो इस कंपनी का सारा प्रशासन की सारा देख रेख की जिम्मेवारी करती थी, जिसे गवर्नर और उसकी परिषद कहा जाता था। क्योंकि सर्वे सर्वा इस कंपनी का जो परिषद थी उसका हेड गवर्नर थे और 24 व्यक्ति की जो समूह होती थी उसको परिषद कहा जाता था। अब आगे बात करें कि गवर्नर और उसकी परिषद को गवर्नर और उसकी परिषद को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ध्यान देंगे, या निदेशक मंडल के नाम भी आता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टीम थी, जो भारत में व्यापार करती थी,
उनके कंट्रोल करने के लिए, उनको देख रेख करने के लिए गवर्नर और उनकी 24 सदस्यीय टीम जो परिषद होती थी, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल भी कहा जाता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे गतिविधि को देख रेख एवं नियंत्रण करती थी। अब आगे चर्चा करते हैं कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत भारत में मजबूत हुई। कैसे मजबूत हुई? 1757 के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया। पुनः 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट को बुरी तरह पराजित कर दिया और इस पराजय के बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब अंग्रेज जो थे व्यापार करने के साथ साथ भारत की शासन व्यवस्था को भी संभालने लगे। लेकिन धीरे धीरे समय करवट लिया और धीरे धीरे जितने भी इस व्यापारिक टीम के हिस्सा थे, टीम भावना को छोड़ करके निजी व्यापार में लग गए। ध्यान देंगे, निजी व्यापार में लग गए, रिश्वतखोरी में लग गए, लूट खसोट में लग गए और उनका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना, भारत में लूट खसोट करना, लोगों से रिश्वत लेना हो गया था। इसी बीच 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी घाटा में चली गई, क्योंकि जो मेंबर थे वे अपने निजी व्यापार में रिश्वतखोरी में लग गए, कंपनी की बातों को अनसुना कर दिए, कंपनी पर किसी का कंट्रोल नहीं था। इस कारण कंपनी घाटा में चली गई। धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो साझेदार थे, जो पैसा लगाए थे, उनको डर हो गया कि कहीं मेरे पैसा डूब न जाए। इन सब बातों से इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी बदनामी होने लगी थी। इसी कारण इस शिकायत को दूर करने के लिए उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक थे। उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग बैठा करके एक सीक्रेट टीम से ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधि की जांच कराया और जांच में यह सब बात सही पाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी लूट खसोट, निजी व्यापार, रिश्वतखोरी, लोगों से उपहार लेने आदि काम में लगे हुए थे। व्यापार में काफी घाटा हो रही थी, जबकि इसके अधिकारी और इसके कर्मी मालामाल हो रहे थे। इसी शिकायत के तहत, इसी भ्रष्टाचार, इसी कुव्यवस्था को दूर करने के लिए इंग्लैंड में 1773 में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा एक कानून लाया गया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, उनकी सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी भ्रष्टाचार और दोष थे, उनको समाप्त करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। अब इस एक्ट में क्या क्या विशेषता थी? इसमें इसमें पहली सुधार थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल की जो 24 टीम हुआ करती थी, उनके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष तक कर दिया गया और यह निर्देश किया गया था कि 1/4 सदस्य हर साल अवकाश ग्रहण कर लेंगे। दूसरी क्या थी कि इस एक्ट के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यह आदेश दिया गया था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था पर बहुत कड़ाई से नजर रखेंगे और इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देंगे। साथ ही
भारतीय राजस्व और भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी जो है ब्रिटिश सरकार को अवश्य ही देंगे। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसी एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस को व्यापार करना और लोगों से उपहार लेना, रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। प्रतिबंध कर दिया गया था, एकदम मनाही था। इससे क्या हुआ कि लूट खसोट काफी कम हो गई थी। इस अधिनियम के लागू होने से पहले बंगाल के अलग गवर्नर होते थे, मद्रास के अलग गवर्नर होते थे और मुंबई के अलग गवर्नर होते थे, यानी 3 प्रेसिडेंसियां और 3 गवर्नर। इस एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया कि मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी गवर्नर बंगाल गवर्नर के अधीन काम करेंगे। इसी के तहत अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ध्यान देंगे, मुंबई गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर, बंगाल के गवर्नर। अब क्या हुआ, मद्रास और मुंबई दोनों जब बंगाल के अधीन जब आ गए, तब इनके गवर्नर को यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अंतिम गवर्नर बंगाल के कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर हुए और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए, जिसके अधीन मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसियां भी थी। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए वारेन हेस्टिंग्स। अब इस अधिनियम का तब एक और महत्वपूर्ण सुधार क्या हुए? इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया और उस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर इलिजाह एम्पे और उनके हेल्प करने के लिए 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेनेस्टर और हाइड को बनाया गया। अगर यह न्यायालय कोई निर्णय सही ढंग से नहीं देती थी तो इसके विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील किया जाता था। ध्यान देंगे, अब क्या हुआ कि वारेन हेस्टिंग्स से ताकत बढ़ा दिया गया, क्योंकि उसके अधीन 2 अन्य प्रेसिडेंसी गवर्नर आ गए और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो थे इनकी ताकत ज्यादा थी। अब क्या हुआ कि मुख्य न्यायाधीश और वारेन हेस्टिंग्स में हमेशा कन्फ्लिक्ट हुआ करती थी। दोनों में हमेशा विवाद हो रही थी कि मैं ताकतवर, क्योंकि कोई स्पष्ट दिशा निर्देश इस कानून में नहीं था कि ये कैसे काम करेंगे और ये किस किस विषय पर काम करेंगे। साथ ही जब वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जब वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो क्या हुआ, 2 अन्य गवर्नर जो थे मुंबई के और मद्रास के, इनके बीच भी काफी कन्फ्लिक्ट होने लगा, क्योंकि ये दोनों सेम रैंक के थे और बंगाल के गवर्नर को ज्यादा ताकतवर बना दिया गया, तो काम करने में काफी गतिरोध उत्पन्न हो गए। तो मुख्य रूप से बात करें तो इस एक्ट में यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 3 तरह के सुधार हुए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कार्य प्रणाली में सुधार, दूसरी सुधार कि बंगाल के गवर्नर को दोनों अन्य प्रेसिडेंसी गवर्नर ही बना दिया गया और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और अंत में ब्रिटिश कंपनी को जो कर्मचारी थे वो बिना लाइसेंस के भारत में व्यापार नहीं कर सकते थे और उनको रिश्वत लेना, उपहार लेना और भ्रष्टाचार के लिए प्रतिबंध कर दिया गया।
कुल मिलाकर देखें तो यह जो कानून था पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों को कंट्रोल करने के लिए, उसके अधिकारियों को, उसके कर्मचारियों को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। इसलिए इसको रेगुलेटिंग या विनियमन अधिनियम कहा जाता है। यह भारतीय संवैधानिक सुधार में इसका ज़्यादा योगदान नहीं है। यह मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासकों एवं कर्मचारियों को कंट्रोल करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। आगे चर्चा करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 नाम है क्या? एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडमेंटिंग एक्ट ऑफ 1781। तो इसका नाम हुआ सेटलमेंट करना या सुधार करना। तो जैसा कि हम जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहला कारण क्या था? इसमें बंगाल के गवर्नर को ज़्यादा ताकतवर बना दिया गया। इस कारण दो अन्य गवर्नर जो मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर और मुंबई प्रेसिडेंसी गवर्नर, दोनों में क्या हुआ? दोनों के बीच काफ़ी मतभेद शुरू हो गया। यानी बंगाल के गवर्नर और इन दोनों गवर्नरों के बीच में काफ़ी मतभेद और काफ़ी खींचातानी हो गया। दोनों गवर्नर बंगाल के गवर्नर की बात नहीं मानते थे या कभी-कभी अनदेखा कर देते थे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और गवर्नर जनरल दोनों अपने अपने को ताकतवर समझने लगे। इस कारण दोनों के बीच में हमेशा विवाद होते रहा। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए, इन सब समस्याओं को सेटल करने के लिए सेटलमेंट एक्ट 1781 लाया गया। ध्यान देंगे क्योंकि उस अधिनियम में 1773 के अधिनियम में जो कमियां थी उसको सुधार करने के लिए 1781 का अधिनियम लाया गया था। इसलिए इसको संशोधन अधिनियम 1781 भी कहा जाता है, अमेंडमेंट एक्ट 1781। अब इसमें ध्यान देंगे क्या क्या हुआ। इसमें केवल सुधार हुआ। सुधार क्या हुआ कि गवर्नर और उसकी परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। दोनों को अधिकार अपना अपना बांट दिया गया। यानी गवर्नर जनरल जो कानून बनाएगी उससे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा और दोनों को अपने अपने अधिकार बांट दिए गए कि सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर के अधिकार में नहीं जाएंगे और गवर्नर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में नहीं जाएंगे। इसके अलावा अन्य जो कमियां थी उसको सुधारा गया। और एक महत्वपूर्ण सुधार क्या थी इस अधिनियम में कि कोलकाता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। बहुत ध्यान देंगे, बहुत मजेदार रोचक फैक्ट है। चूंकि रेगुलेटिंग एक्ट में काफी दोष था, अधिकार का डिफिनीशन नहीं किया गया था कि किसके अधिकार को कैसे करना है। इसको दूर करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ की सरकार, जो फॉक्स के साथ सरकार चला रहे थे, फॉक्स के साथ मिल करके, इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको सुधार करने के लिए 1783 में दो अधिनियम लाए। पहला अधिनियम था दंडाज अधिनियम 1783 और दूसरा था फॉक्स का भारतीय विधेयक अधिनियम 1783। लेकिन दुर्भाग्य से दोनों विधेयक सदन में पारित नहीं हुआ। इसी कारण फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की सरकार का पतन हो गया, सरकार गिर गई। तो जानकारी के लिए बता दें कि किसी भारतीय विषय पर अंग्रेज सरकार का पतन होने का यह पहला और अंतिम मामला है और इसके बाद ही
इंग्लैंड के नया प्रधानमंत्री बने जिनका नाम पिट्स था, और इन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। अब आगे चर्चा करते हैं। लाया गया था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी नए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल वह वारेन हेस्टिंग्स थे। अब इस समय जब यह एक्ट को लाया गया था तो उसमें दोहरी शासन व्यवस्था का बात बताया गया था। अब दोहरी शासन व्यवस्था क्या होती है? इस एक्ट में दोहरी शासन व्यवस्था का नियम था। दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी? चूंकि रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे नियम को स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं थी कि गवर्नर को कौन काम करना है, कौन काम नहीं करना है। इसी के कमी को दूर करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामले देखते थे, और एक थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों को देखरेख करते थे। इससे व्यापार करने वाले को अपना व्यापारिक देखने में आसान हो गई, और एक को शासन व्यवस्था संभालने में आसान हो गई। तो इसके तहत मुख्य रूप से दोहरी शासन व्यवस्था की प्रारंभ हुई। एग्जाम में पूछता है कि वह कौन सा एक्ट था जिसके तहत भारत में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत भारत में दोहरी शासन व्यवस्था की प्रारंभ हुआ था। आगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या था कि भारत में कोई अगर अंग्रेज अधिकारी या कोई अंग्रेज कर्मचारी कोई अवैध काम करता है, कोई अवैध कार्यों में लिप्त करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो इसके लिए मुकदमा चलाने के लिए, उस पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना किया गया, और इसी कोर्ट में उस भ्रष्ट अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाने की प्रावधान किया गया था। इस तरह देखते हैं कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में अनेक प्रावधान को साफ तरीका से परिभाषित किया गया, जिससे अंग्रेजों को भारत में शासन, प्रशासन एवं व्यापार करने में काफी सुविधा मिली। अब आगे चलते हैं। 1793 के चार्टर अधिनियम, यह पहला चार्टर अधिनियम था। अब ध्यान देंगे इसमें, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरी शासन की व्यवस्था कर दी गई थी। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यह जो थे भारत के शासन व्यवस्था को देखते थे। तो अब यहाँ बता दें कि इनके पास आर्थिक पावर काफी कम थी। यूं कहें कि आर्थिक पावर इनको नहीं थी। इनके पास कोई बजट का फंड, कोई पैसे का फंड नहीं था। इसी कारण इनके सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन और भत्ते भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कर दी गई। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भारत की शासन व्यवस्था को देखते थे, इनका वेतन और इनका भत्ता जो है भारतीय राजस्व से देने की कानून बनाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बातें क्या थी कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में वहां पर लिखित कानून द्वारा प्रशासन किया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट इसमें रूल है कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी
20 साल के बाद ये व्यापार इंडिया में नहीं करेंगे। अब ये काम करेंगे क्या? केवल शासन, प्रशासन और कंट्रोल करेंगे। 1793 के 20 साल बाद यानी 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट आया। तो जैसे कि पिछले 1893 के चार्टर एक्ट में था कि कंपनी का अधिकार भारत में 20 साल तक व्यापार करने का था। उसके बाद इनका अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब ये भारत में व्यापार नहीं करेंगे, कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ उनको व्यापार करने का 20 वर्षों का अधिकार रहा। उन देशों में वो व्यापार करेंगे, भारत में व्यापार नहीं करेंगे, भारत में शासन प्रशासन की काम करेंगे। इसकी रूपरेखा 1993 के चार्टर एक्ट में ही कर दिया गया था। दूसरा काम क्या था इसमें? बड़ी अच्छी काम थी दूसरा काम। भारत में लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को साक्षर बनाने के लिए हर साल 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था। यानी ब्रिटिश सरकार भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण इसमें क्या थी बातें? पहली बार 1813 के एक्ट द्वारा ईसाई मशीनरी को भारत में अपने ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए, इसको स्कूल खोलने के लिए, अपने मत संप्रदाय के बारे में प्रचार करने के लिए, भारत आने के लिए आज्ञा दे दी गई। अब यहाँ वे आकर के प्रचार करते थे, अपनी मशीनरी संस्थान की स्थापना कर सकते थे और अब स्कूल खोल सकते थे। तो इसी अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया। और एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थी कि जो स्थानीय स्वशासन संस्था जो थी, अब वे क्या इस अधिनियम के तहत स्थानीय स्तर पर कर लगा सकते थे, कोई छोटा मोटा चुंगी या टैक्स लगा सकते थे। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें थी शासन को कंट्रोल करने के लिए, भारतीय शासन को कंट्रोल करने के लिए, कि इस राजलेख में, इस चार्टर लेख में यह प्रावधान था कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास की सरकार और कोई कानून बनाती है, कोई नियम बनाती है, तो उस नियम को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन कराना आवश्यक था। इसके अलावा ब्रिटिश सम्राट के स्वीकृति से ही कंपनी के गवर्नर जनरल, अन्य गवर्नर तथा प्रधान सेनापति की नियुक्ति किया जाता था। इसके पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। अब से प्रावधान हो गया कि जो भी सरकार कानून बनाएगी, चाहे कोलकाता हुआ या मुंबई हुआ या मद्रास की सरकार, तो इस कानून को ब्रिटिश संसद से अनुमोदन करना आवश्यक है। और इस तरह देखते हैं कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली पर ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश शासन का कंट्रोल काफी अधिक होने लगा। अब आते हैं अगला अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833। ध्यान देंगे, इस एक्ट में साफ साफ कहा गया है कि अब कंपनी कोई व्यापारिक काम नहीं करेगी, किसी भी तरह का व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब उनका काम केवल और केवल ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करना रह गया। और इसमें केंद्रीकरण ताकत को और मजबूत कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया कि अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। भारत में ब्रिटिश ताकत को और मजबूत करते हुए बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और देश में केंद्रीय शासन प्रणाली की नींव डाली गई। यही 1833 का चार्टर एक्ट है जिसमें केंद्रीय शासन प्रणाली का नींव डाल दिया गया और बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल, गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक अंतिम गवर्नर जनरल थे
और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने का गौरव विलियम बेंटिक को प्राप्त हुआ। अब ध्यान देंगे, इस अधिनियम की एक खास विशेषता यह थी कि इस अधिनियम के तहत अंग्रेज बिना लाइसेंस के भारत आने जाने लगे। उनको बसने का, उनको व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम के तहत दास प्रथा, यहाँ सती प्रथा नहीं होगा, दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और 1843 में कानून बना करके इसे गैर कानूनी कर दिया गया। एक और सुधार क्या थी इसमें, इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार दे दिया गया और संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। एक और महत्वपूर्ण बात थी कि भारतीय कानून का वर्गीकरण कर दिया गया और इस कार्य के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया। तो ध्यान देंगे, फिर से रिवाइज करा देते हैं कि इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि पूरे भारत में केंद्रीयकरण की व्यवस्था शुरुआत की गई और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम के तहत कोई भी अंग्रेज बिना लाइसेंस के भारत में आने जाने और बसने की छूट प्रदान की गई थी। अगली विशेषता थी कि दास प्रथा पर रोक लगा दी गई थी और 1843 में इसे कानून बना करके गैर कानूनी घोषित किया गया था और गवर्नर जनरल के परिषद को पूरे भारत के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। और अंतिम बातें हैं, भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। तो इस तरह देखते हैं कि भारत में केंद्रीय प्रणाली की सिस्टम जो है थी 1833 के चार्टर अधिनियम से शुरुआत मानी जाती है। अब हम जानेंगे 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में। यह अंतिम राजलेख यानी अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता है। इससे पहले कुल 3 चार्टर अभिलेख थे। पहला 1793, दूसरा 1813 और तीसरा 1833 और चौथा 1853। ये चौथा चार्टर लेख है जो अंतिम चार्टर अभिलेख कहा जाता है। इसकी महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है। पहली बातें कि अब कंपनी में अधिकारियों की नियुक्ति नामजदगी के आधार पर एंड नॉमिनेशन के आधार पर नहीं, बल्कि सिविल सर्विस में प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा इनरोलमेंट होना शुरू कर दिया। इसके तहत अब भारतीयों को भी अधिकारी के पद पर नियुक्ति होने लगी। 1854 में लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और बताया कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सेवा में भर्ती लेने से शासन प्रक्रिया में सुचारू और दक्षता आएगी। इस तरह देखते हैं कि सेवा में नामजदगी सिद्धांत को समाप्त करके प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 1853 के चार्टर अभिलेख में प्रावधान किया गया था। दूसरा प्रावधान था, ध्यान देंगे, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था, उसके दो भागों में बांट दिए गए। एक विधायी काम करने वाले भाग और एक प्रशासनिक काम करने वाले, यानी गवर्नर जनरल के परिषद को दो भागों में बांटा गया। जो कहने का मतलब है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती थी उनके दो भागों में बांट दिया गया, एक विधायी काम करने वाली और एक प्रशासनिक कार्य करने वाली। तो यहाँ देखते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद को दो भागों में बांटा गया। इसमें अगला महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था कि इसके तहत, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई
और इस परिषद के लिए 12 सदस्यीय एक विधान परिषद की स्थापना की गई। ये सदस्य विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और विभिन्न प्रांतों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि चुन करके इस केंद्रीय विधान परिषद में उनकी नियुक्ति की गई। और इन विधान परिषद का मुख्य काम था देश के लिए कानून बनाना और इसी कानून के आधार पर देश की शासन व्यवस्था चलती थी। अगला महत्वपूर्ण काम इसमें क्या था कि निदेशक मंडल के सदस्य जो होते थे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, उसके सदस्यों की संख्या पहले जानते थे कि 24 हुआ करती थी। अब इन सदस्यों की संख्या कमी करके 18 कर दिया गया और 18 में से 6 सदस्य राजा द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान था। तो इस प्रकार देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक अनेक संवैधानिक सुधार हुआ, जिसके तहत भारत की शासन व्यवस्था में ब्रिटिश पकड़ काफी मजबूत हो गई। इस तरह देखते हैं कि हमने इन सारे चैप्टरों को बहुत आसानी से समझते हुए देखा। आगे एक कथन है, ध्यान देंगे। सफलता उनके कदम चूमती है जो कभी हार नहीं मानते और मेहनत और विश्वास से ही जीवन में मंजिल मिलती है। तो यकीन कीजिए, खूब मन से पढ़िए, ईश्वर को ध्यान दीजिए, आप जरूर सफल होंगे। मिलते हैं नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।